मैं अली से मोहब्बत करती थी, पर वह गरीब था, इसलिए मेरे घर वाले मेरी शादी ऊंचे खानदान में करवाने लगे, तो मैंने भागकर अली से शादी कर ली। हम एक साथ गुर्बत में भी बहुत खुश थे। जब हमारा एक बेटा हुआ और फिर एक दिन खबर आई अली का इंतकाल हो गया। मैं बेटे को वापस लेकर गई तो घर वालों ने हमें कबूल ना किया। ऐसे ही 2 साल गुजर गए। बेटी को लेकर घर घर नौकरी करने लगी। आज बंगले पर दावत थी, क्योंकि बड़े मालिक 2 साल बाद अमेरिका से वापस आ रहे थे। जब मैंने मालिक को देखा तो जिस्म कांपने लगा, क्योंकि वह तो अली। उसको अपने सामने देखकर तो मेरे कदम जमीन में जैसे जम से गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं सोच रही थी कि ये कैसे मुमकिन था। अली तो मर चुका था, फिर वह शख्स भी मुझे अली जैसा ही क्यों लग रहा था। मैंने अपनी बेतरतीब होती सांसों पर काबू पाने की कोशिश की थी और खामोशी से नजर झुकाकर किचन की तरफ बढ़ गई थी, मगर मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और दिमाग भी उलझ गया था। जब बड़े मालिक अंदर आए तो पूरे बंगले में हलचल सी मच गई थी। सभी नौकर सफाई में लगे हुए थे, लेकिन मुझे उस वक्त काम का होश कहाँ था। मैं तो बस खुद को छुपाने की एक नाकाम सी कोशिश रही थी। फिर एक लम्हे के लिए हिम्मत करके झांका तो मेरी नजरें उस शख्स से जा मिली, जिससे मैं खुद को छुपाती फिर रही थी। उसने भी मुझे देखा था, तो उसकी आंखों में भी एक उलझन थी। मैं एक कश्मकश में थी कि आखिर यह कैसे मुमकिन था। मेरा दिल चीख चीख कर मुझे किसी और ही तरफ ले जा रहा था, मगर मैं अपने दिमाग से लड़ रही थी कि नहीं, मैंने तो खुद उसकी मौत की खबर सुनी थी, मगर वह शख्स तो बिल्कुल वैसा ही था जिसको मैंने खो दिया था। वह भी मुझे देखकर कुछ देर के लिए रुक सा गया था, मगर फिर आगे बढ़ गया था। मैं अचानक होश में आई तो किचन से नौकर नौकरानी की आवाज आ रही थी, जो मुझे बुला रही थी। तो मैं बड़बड़ा कर काम में लग गई। मेरा ज़हन लगातार इस शख्स के बारे में सोच रहा था। अगर वह अली था तो उन 2 सालों में वह कहाँ था? उसने कभी पलटकर मेरी खबर ही न ली थी। और यह कैसे मुमकिन था कि दुनिया में एक ही शक्ल और कद काट के 2 इंसान थे? इसी कश्मकश में दावत शुरू हो गई थी। सब मेहमान खाने में लग गए थे। मैं खामोशी से बंगले के कोने में खड़ी अपने ज़हन में आती हजारों सोचों को झूठा कर रही थी। एक मौका मिला तो मैंने एक बार फिर उस शख्स को नज़र बचा कर देखा, तो वह वाकई अली जैसा था, मगर उसका अंदाज, कपड़े और बातें सब कुछ ही तो मेरे अली से मिलता था। दावत खत्म हो गई तो खाने के बाद मैं मेज़ साफ कर रही थी कि अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया था। मैंने हाथों से अपनी चादर को साफ किया था और डरते डरते आहिस्ता से सर उठाया था। वह मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था, वही आंखें, वही चेहरा, मगर उसके अंदाज में एक अजनबियत थी। वह मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैं उसको जानती हूँ। उसका सवाल सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैं रोने लगी थी कि अगर वह अली होता तो कभी भी मुझसे ऐसा सवाल ना करता, क्योंकि वह तो मुझे जान से ज्यादा चाहता था। तब मुझे यकीन हो गया था कि वह सब मेरा वहम था। मेरा अली तो हो ही नहीं सकता था। क्या तुम्हारा नाम नजमा है? जब उसने मुझसे सवाल पूछा तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ये कैसा मजाक था? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही थी, या किस्मत मेरे साथ एक और खेल खेल रही थी? मैं तो कुछ भी बोलने के काबिल ही ना थी। मैंने बहुत मुश्किल से इस बात में सर हिलाया था, और तब मैंने भी उससे पूछ ही लिया था कि क्या उसका नाम अली था। मेरी बात सुनकर उसने मुझे अजनबी नज़रों से देखा था और मुझे कहने लगा था कि मेरा नाम अली नहीं बल्कि नवेद है। इसके लहजे में अजनबियत थी। मैं डर गई थी। उसने भी शायद मेरी बेबसी महसूस कर ली थी और मुझसे पूछने लगा था कि तुम मुझे बहुत देर से देख रही थी, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया कि कहीं मुझे जानती हो या कोई काम तो नहीं जो मुझे देख रही थी। मैंने खुद पर काबू पाया था और ना में सर हिला दिया था और उससे माफ़ी मांगकर मैं वहां से भाग आई थी। उस रात में सो ना सकी थी। दिल में हजारों सवालात जन्म ले रहे थे। अगर वह अली नहीं था तो मुझे बेचैन क्यों कर गया था, और अगर वह अली था तो मुझे पहचान क्यों नहीं रहा था। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मैंने नौकरों से नवेद के बारे में पूछा था, क्योंकि मुझे अभी तक तसल्ली नहीं हुई थी। तो मुझे मालूम हुआ था कि वह वाकई अमेरिका में रहता था।
और 2 साल बाद वापस आया था। उसका तो दूर दूर तक कोई रिश्तेदार भी अली नाम का नहीं था। मैंने खुद को एक बार फिर से तसल्ली दी थी, यह महज एक इत्तेफाक था, मगर फिर भी दिल नहीं मानता था। मुझे सच जानना था कि आखिर उस शख्स को देखकर मुझे अपना अली क्यों याद आया था। कुछ ही दिन गुजरे। थे जब उस आदमी ने मुझे बुलाया और मुझे कहने लगा कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुमने उस दिन मुझसे ये क्यों कहा था कि मेरा नाम अली तो नहीं? मैंने उसको सच बताने का फैसला कर लिया था, क्योंकि सुकून तो मेरे दिल को भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी कह सुनाई थी। जब मैं खामोश हो गई तो वह काफी देर तक मुझे देखता रहा। मैं डर गई थी कि कहीं वह मेरी कहानी सुनकर गुस्सा तो नहीं हो गया था, कि कहाँ वह इतना अमीर आदमी था और कहाँ मैं एक गरीब नौकरानी उसको अपना महबूब समझकर धोखा खा गई थी। मगर उसकी कहानी सुनकर मेरे पैर के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। मेरा नाम नजमा है डॉट 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 और मैं एक छोटे से घर में रहती थी और मेरा ताल्लुक एक खाते पीते ऊंचे खानदान से था। मेरे बाबा का अपना बिजनेस था। मेरी माँ भी एक सोशल वर्कर थी और एक एनजीओ चला रही थी। हम 3 बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटी दोनों बहनें जुड़वा थी। बाबा चाहते थे कि उनका एक बेटा भी होता जो उनका बिजनेस संभालता, मगर किस्मत की करनी ऐसी थी कि जब से माँ ने जुड़वा बहनों को पैदा किया था, वह दोबारा माँ नहीं बन सकती थी, जिसका उनको खुद भी बहुत दुख था। बाबा के पास रुपए पैसे की कोई कमी तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वह माँ का इलाज करवा सकते ताकि उनको एक बेटा मिल सकता, मगर उनके बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी ऐसा मुमकिन नहीं हो सका था। बाबा मामा को हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेकर गए थे, मगर हर तरफ उनको ना ही सुनने को मिला था। उन्होंने अपनी ऐसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक लड़के को अडॉप्ट करना चाहा, मगर माँ ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि वह किसी बच्चे को अपनी औलाद समझकर नहीं पाल सकेंगे। माँ ने कहा था कि यह बहुत हिम्मत और हौसले वाला काम था कि किसी के बच्चे को अपना बच्चा समझकर प्यार देना, और वह वैसी हिम्मत नहीं कर सकती थी क्योंकि वह हम तीनों बहनों से बहुत प्यार करती थी और उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से किसी लड़के के साथ कोई नाइंसाफी कर बैठे। इस बात पर माँ और बाबा की बहस भी होती थी, मगर जीत माँ की ही हुई थी क्योंकि वह भी अपनी बात में बिल्कुल ठीक थी और बाबा को मजबूरन अपने बेटे की ख्वाहिश को दिल में ही दबाना पड़ गया था। बाबा ने बेशक अपने बेटे वाली ख्वाहिश छोड़ दी थी। बाबा ने बेशक अपने बेटे वाली ख्वाहिश छोड़ दी थी डॉट 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 लेकिन वह तब से ही इरादा कर चुके थे कि वह मुझे ही अपना बेटा बनाएंगे और अपना सारा बिजनेस मेरे हवाले कर देंगे। इसलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे बाकी दोनों बहनों से ज्यादा प्यार और तवज्जो दी थी। मेरी हर बात को उन्होंने सबसे पहले माना और पूरा क्या था। बाबा ने हमेशा मुझे ही दोनों बहनों पर ज्यादा अहमियत दी थी क्योंकि मैं ही तो थी जिसे कामयाब होकर उनका बिजनेस संभालने के साथ साथ फैलाना भी था। मुझे भी इस बात पर बहुत फख्र महसूस होता था कि बाबा सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते थे, मुझे ही ज्यादा अहमियत देते थे। इसी वजह से बाबा ने मुझे शुरू से ही अपने साथ बिजनेस मीटिंग में ले जाना शुरू कर दिया था। वह मुझे छोटी छोटी चीज सिखाते थे, जैसे कि बिजनेस के मामलात कैसे तय किए जाते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव पर नज़र कैसे रखी जाती है और किस तरह एक अच्छा मुआहदा किया जाता है। मैंने बचपन से ही उनकी बातों पर गौर करना शुरू कर दिया था।
जब मैंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो बाबा ने मुझे लंदन भेज दिया ताकि मैं बिजनेस के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकूं। मामा बाबा से कहने लगी थी कि उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा लिया था, क्योंकि वह मेरी जिद और हर ख्वाहिश पूरी करते थे। माँ का ख्याल था कि मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद वह आम लड़कियों की तरह मेरी भी शादी करके मुझे अपने घर का कर देते। मगर बाबा ने तो मेरे बारे में कुछ और ही सोच रखा था। वह मुझे मुल्क की सबसे नामवर बिजनेस वूमेन बनाना चाहते थे। मैं भी उनका ख्वाब और उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिल से मेहनत कर रही थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि बाबा अपनी ख्वाहिश में इस हद तक संजीदा थे कि उनको मेरी अपनी जिंदगी की खुशी की भी कोई परवाह ही नहीं थी। और इस बात का अंदाज़ा होते होते मुझे बहुत देर लग गई थी। यह अंदाज़ा मुझे पहले हो गया होता कि बाबा को सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से ही मतलब था, और अपने बिजनेस के सामने उनको अपनी सबसे लाडली बेटी की खुशी भी नजर नहीं आई थी। माँ ने बाबा को बहुत बार कहा था कि वह मुझे अपने साथ बिजनेस में इस हद तक ना घसीटे कि मैं जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना ही भूल जाऊं। मगर बाबा ने भी मामा को साफ साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने बाबा को एक बेटा अडॉप्ट नहीं करने दिया था तो फिर एक बेटी पर तो वह अपनी मर्जी की जिंदगी लाद सकते। हैं, और मामा बाबा की इसी बात पर खामोश हो गई थी। उनको जिंदगी में पहली बार अपनी महरूमी का एहसास हुआ था, मगर वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने बाबा को उनके हाल पर ही छोड़ दिया था। बाबा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मुझे लंदन भेज रहे थे, और लंदन से वापस आने के बाद उनका सारा बिजनेस में ही संभालने वाली थी। मगर उस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि लंदन जाने के बाद न सिर्फ मेरी बल्कि हम सब की जिंदगी बहुत बदलने वाली थी। जब बाबा ने मुझे लंदन भेज दिया तो मैं लंदन की रंगीनियों में एकदम से खो गई थी। मुझे महसूस होने लगा था कि मैं सिर्फ बिजनेस में ही गुम होकर रह गई थी, बाकी जिंदगी जीना जैसे ही भूल चुकी थी। मगर मुझे बहुत जल्दी यह याद आ गया था कि बाबा ने मुझे लंदन सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही तो भेजा था। उसके बाद वापस जाकर मुझे सारा बिजनेस संभालना था। मैं लंदन में जितना भी वक्त गुजारूं, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि उस वक्त को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकूं। और तभी मेरी मुलाकात अली से हुई थी। वह भी बिजनेस के सिलसिले में ही लंदन आया हुआ था और लंदन से वापस जाकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। अली में और मुझ में सिर्फ इस बात का फर्क था कि वह अभी अपना बिजनेस शुरू करने वाला था, जबकि मैं अपने बाबा के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती थी। मेरी और अली की मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग में हुई थी और मुझे उसका बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा था। उसके अलावा भी वह एक सुलझा हुआ और ज़हीन लड़का था। मुझे शुरू से ही अच्छी चीज़ों की और अच्छे इंसानों की पहचान थी, इसलिए मैं जान गई थी कि अली का इंतखाब मेरे लिए बहुत मुनासिब था। रफ्ता रफ्ता हम दोनों मुख्तलिफ मीटिंग्स में मिलने लगे थे और हमारी दोस्ती हो गई थी। तब अली ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया था कि वह एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, जबकि मुझे तो वह आम बिल्कुल भी नहीं लगा था। मेरे लिए तो वह बहुत खास बन गया था और मुझे उसके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगने लगा था। अली अपनी माँ का इकलौता सहारा था और वह अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद कुछ करना चाहता था, इसलिए वह लंदन से बिजनेस की डिग्री लेने आया था। मगर मेरा दिल चुरा ले गया था। हमने लंदन में जो दिन और जो शामें गुजारी थी वह मेरी जिंदगी की हसीन तर शामें थी। मैं अली की मोहब्बत में इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं इरादा कर चुकी थी कि जब मैं वापस अपने मुल्क जाऊंगी तो माँ बाबा से अली के बारे में बात करूंगी, ताकि वह उसकी और मेरी जिंदगी एक कर सके। मुझे पूरा यकीन था कि बाबा को अली बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वह एक बेहद टैलेंटेड लड़का था
और मैं जानती थी कि वह बहुत जल्द एक कामयाब बिजनेसमैन भी बन सकता था। और यह सब देखते हुए बाबा को हमारे रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए था। मगर मैं बाबा के बारे में गलत थी, और इस बात का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ था जब मैंने बाबा से अली के बारे में बात की थी। मैंने बाबा को अली के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, उसके बिजनेस प्लानिंग के बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे लगा था कि बाबा अली के बारे में, उसकी बिजनेस करने की ख्वाहिश को सुनकर बहुत खुश होंगे और मेरी पसंद की तारीफ करेंगे। मगर बाबा तो अली के बारे में सुनकर एकदम से भड़क उठे थे और मुझे कहने लगे थे, क्या मुझे पूरी दुनिया में एक वही गरीब लड़का मिला था मोहब्बत करने के लिए। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि बाबा अली के बारे में ऐसा कुछ कैसे कह सकते थे। मगर जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि उनके सामने सबसे बड़ा फ़र्क तो ये था कि अली का बैकग्राउंड उनके बैकग्राउंड से मैच नहीं हुआ था, तो उनको वह एक छोटे घराने का एक आम सा ही लड़का लगा था। इसलिए तो उन्होंने अली से मिलने से साफ मना कर दिया था। मैंने बाबा को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि अली एक अच्छा और टैलेंटेड लड़का था और उन सब से बढ़कर वह मुझे टूटकर चाहता था और मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता था। मगर बाबा ने भी मेरा मुंह ये कहकर बंद कर दिया था कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मुझ पर इसलिए बर्बाद नहीं की थी कि एक दिन मैं उनके सामने किसी आम से लड़के को लाकर खड़ा कर दूंगी, उनके बिजनेस की ख्वाहिश को कहीं पीछे छोड़ दूंगी। मैंने बाबा को हर तरह से यकीन दिलाया था कि मैं उनके बिजनेस को ज़रूर संभालूंगी, बल्कि मेरे साथ साथ अली भी उनके बिजनेस को फैलाने में मदद करेगा। और हम कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। मगर मेरी यह बात सुनते ही बाबा ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया था कि मैं ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे कर सकती थी कि वह एक नीच इंसान उनका बिजनेस अपने हाथों में लेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि बाबा इतनी सी बात के लिए मुझ पर हाथ ही उठा देंगे। उन्होंने तो सारी जिंदगी कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, और जब मैंने उनके सामने अपनी पसंद का इजहार किया तो उनको फैमिली बैकग्राउंड याद आ गया था। उनको तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की परवाह थी कि लोग क्या कहेंगे। मैंने एक गरीब लड़के के साथ शादी कर ली थी। उस वक्त माँ ने भी बाबा को समझाना चाहा था कि वह मेरी बात मान लेते, क्योंकि माँ जानती थी कि अगर बाप जिद कर सकते थे तो मैं भी उनकी ही बेटी थी और थी भी सबसे लाडली, तो मेरा गुस्सा और जिद भी उन पर ही गई थी। मगर बाबा अपनी बात पर ही अड़े रहे। अगर मुझे अली के साथ जिंदगी गुजारनी थी तो मुझे उनका लाइफस्टाइल छोड़ना ही होगा। ये बात सुनकर तो मैं शॉक रह गई थी। उनकी इस बात का मतलब तो साफ था कि मैं घर से निकल जाऊं, क्योंकि मैं अली को तो किसी सूरत भी नहीं छोड़ सकती थी। जिसके साथ मैंने जीना सीखा था वह अली ही तो था, जिसने मुझे बताया था कि जिंदगी में सफ़ेद पन्नों के अलावा और भी बहुत से रंग होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से जहां चाहे भर सकते हैं। अगर वह मेरी जिंदगी में ना आता तो मेरी जिंदगी तो ब्लैक एंड वाइट फाइल्स में ही गुजर कर रह जाती। मेरे लिए वह बहुत मुश्किल लम्हा था। मैं अपने माँ बाबा को छोड़ नहीं सकती थी, जिन्होंने मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाया था। फिर मैंने उस वक्त अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला ले ही लिया था। वह था अली के साथ रंगों भरी जिंदगी को जीना। बाबा ने मुझे बहुत धमकाया था कि अली मुझे जिंदगी की वह सारी आसानी नहीं दे सकता था जो बाबा मुझे देते आए थे। मगर मुझे उन सहूलियात की कोई परवाह ही नहीं थी जिनमें जिंदगी का कोई मज़ा ही नहीं था। बाबा के घर में बेशक मुझे हर आसानी मिली थी, मगर जो मज़ा मुझे अली के साथ लंदन में रहकर जिंदगी गुजारने का आया था वह उन आसानियों से कहीं बेहतर था। मामा ने भी मुझे रोकने की और बाबा को मनाने की बहुत कोशिश की थी, मगर बाबा को उस वक्त सिर्फ और सिर्फ लोगों की परवाह थी कि लोग उनको तरह तरह की बातें बनाएंगे। उनकी बेटी ने किस तरह एक गरीब घर के लड़के को इतनी बड़ी और अमीर फैमिली का दामाद बना दिया था। बाबा ने मुझे मेरी बहनों के हवाले से भी डराने की कोशिश की थी
कि अगर मैं ही बगावत पर उतर जाऊंगी तो मेरी छोटी बहनों पर उसका क्या असर होगा। कल को किसी अरे गहरे को लाकर घर में बिठा देगी। मगर मैं जानती थी कि उन दोनों में मेरी जितनी हिम्मत और ताकत नहीं थी। वह तो बाबा की मर्जी के बगैर अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं कर सकती थी। वह तो सिर्फ मैं ही थी जिसके शौक और जिसकी पसंद सबसे ज्यादा निराली थी। अली ने भी मुझे समझाने की कोशिश की थी, मैं उसके लिए अपने माँ बाबा को ना छोड़ूं और उनकी पसंद के मुताबिक जहां वह कहते हैं शादी कर लूं। मगर मैं अली के बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी। मैं तो उसे बेहद मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने अली के लिए अपने माँ बाबा का वह घर छोड़ दिया था जिसमें मैं अपनी सारी जिंदगी बाबा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए गुजार रही थी। बाबा का वह बड़ा सा घर छोड़ते हुए मुझे दुख जरूर हुआ था, मगर मेरे दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी थी कि एक न एक दिन जब अली कामयाब बिजनेसमैन बन जाएगा तो बाबा मुझे जरूर माफ कर देंगे और मेरे साथ साथ अली को भी अपना लेंगे और मैं दोबारा से अपने घर में अली के साथ वापस आ जाऊंगी। मगर यह मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे आगे की जिंदगी में क्या होने वाला था। मैंने अली के साथ निकाह कर लिया था और उसके छोटे से सादा से घर में आ गई थी जहां पर उसकी माँ अकेली रहती थी और अली ही उनका अकेला सहारा था। अली की अम्मी एक बहुत जिंदा दिल औरत थी। उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत से और खुलूस से अपनाया था। उन्होंने कभी मुझे महसूस ही नहीं होने दिया था कि मैं अपने बाबा और माँ की मर्जी के बगैर जाकर अपनी जिंदगी का फैसला करके आई हूँ, बल्कि वह तो मुझे अपनी बेटियों की तरह चाहती थी और मुझे उस घर में मुकम्मल आराम देना चाहती थी। अली के अब्बू एक आर्मी ऑफिसर थे और वह कुछ दिन पहले ही इंतकाल कर गए थे, इसलिए अब वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था और खुद से कुछ करने की कोशिश में लगा हुआ था। मुझे लगा था कि बाबा का घर छोड़ने के बाद मैं और अली मिलकर बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, मगर मैं ये भूल गई थी उस वक्त मेरे बाबा मुल्क के एक जाने माने बिजनेसमैन थे और वह अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकते थे। शुरू के दिन मेरे और अली के बहुत अच्छे गुजरे थे। हम दोनों सारी दुनिया को भूलकर एक दूसरे में मगन हो गए थे। हमें लगता था जैसे हम दोनों मिलकर सारी दुनिया को फतह कर लेंगे। मैं जानती थी कि अली एक बहुत सहीन लड़का था और अपनी मेहनत से बहुत जल्द एक बिजनेस खड़ा कर सकता था और मुझे लगता था कि थोड़े से इंतजार के बाद में वह सारी आशाइशों को दोबारा से हासिल कर सकती थी जो कि मुझे अपने बाबा के घर में मिली हुई थी। इसलिए मैंने हर कदम पर अली का साथ दिया था। अली को एक बिजनेस शुरू करने के लिए किसी के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप चाहिए थी और बहुत से लोग उसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार भी थे। जब अली ने बिजनेस के लिए घर से कदम निकाला तो हर एक ने उसको मना कर दिया था। हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि पहले तो सभी उसके साथ बिजनेस करना चाहते थे, फिर सब ने एकदम से मना क्यों कर दिया था। और फिर मुझे इस बात की समझ आ गई थी कि यह सब कुछ मेरे बाबा का ही क्या हुआ था। उन्होंने हर एक बिजनेसमैन को सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी अली के साथ कारोबार नहीं करेगा, क्योंकि वह मुझे ये दिखाना चाहते थे कि अली एक गरीब लड़का था और वह अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता था। सब कुछ इसलिए कर रहे थे ताकि अली मुझे वह सारी सहूलतें न दे सकता जिनकी मुझे आदत थी, और जब अली मेरी ज़रूरतें पूरी न कर सकता तो मैं खुद ही अली को छोड़कर उनके पास चली जाती और उनके सामने इस बात को मान लेती
कि उनकी बात ना मानकर मैंने जो फैसला किया था वह मेरी जिंदगी की बड़ी गलती थी। और मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाए, मैं उनके पास वापस चली जाऊं। मुझे बाबा की हर बात बहुत आसानी से समझ में आ गई थी, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत कोशिश की थी कि मुझे ही कहीं पर कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती, जिससे मैं और अली मिलकर घर का गुजारा कर सकते। लेकिन कोशिश के बावजूद भी मुझे कोई नौकरी मिली ही नहीं थी। मैं जिस भी जगह पर जाती हर कोई मुझे मना कर देता। मैं हैरान थी कि मुझे तो सभी जानते थे, मेरे बाबा से कौन वाकिफ नहीं था। उसके बावजूद भी कोई मुझे काम देने को तैयार ही नहीं था। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़कर छोटी छोटी कंपनियों में नौकरी तलाश की और अली को भी यही मशवरा दिया था कि फिलहाल वह बिजनेस करने का इरादा बदल दे और कोई छोटा मोटा काम कर ले, जिससे हम अपने घर का गुजारा तो कर सकेंगे। मगर कोशिश के बावजूद कोई काम हमें मिला ही नहीं था। मुझे तो रह रहकर बाबा पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर जब उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी और अपने घर से निकाल ही दिया था, तो मेरी जिंदगी में इतना दखल क्यों दे रहे थे, जब वह मेरे साथ हर किस्म का ताल्लुक खत्म ही कर चुके थे, तो फिर मुझे अपनी जिंदगी सुकून से जीने क्यों नहीं दे रहे थे। मगर मैं अली के साथ फिर भी खुश थी। उसने भी मुझे इस किस्म का कोई ताना दिया ही नहीं था कि मेरे बाबा की वजह से उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई थी। मैं तो एक आलीशान जिंदगी गुजार कर आई थी, मगर अली के साथ मैंने जिस जिंदगी की शुरुआत की थी, मेरे लिए वह भी पहले की जिंदगी से बेहतर थी, क्योंकि अली मुझे टूटकर चाहता था। उससे जितना हो सकता था वह मेरी ख्वाहिशात और ज़रूरत को पूरा क्या करता था। जब हमें कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला तब अली ने थक हार कर मेहनत वाले काम करना शुरू कर दिए थे। वह कभी किसी स्टोर पर सेल्समैन का काम करता, तो कभी किसी जगह चौकीदारी का काम करने लग जाता। उसको जहाँ पर भी जो काम मिलता वह 2 वक्त की रोटी के लिए हर काम करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसके साथ में थी और मुझे भी उसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए था। हमारी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। बेशक हमारे हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे, मगर हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और इतना कमा लेते थे कि 2 वक्त की रोटी खा सकते थे। तभी मेरी जिंदगी में एक नई खुशी शामिल हो गई थी। शादी के 1 साल बाद हम दोनों के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ था। बेटे को पाकर हम दोनों बहुत खुश थे। हम दोनों एक दूसरे को टूटकर चाहते थे और मुझे ये यकीन था कि एक ना एक दिन हम दोनों बाबा को मनाने में कामयाब हो ही जाएंगे। आखिर में उनकी सगी बेटी थी, वह कब तक मुझ पर इतना जुल्म कर सकते थे। एक न एक दिन तो वह मुझे बेबस देखकर मान ही जाते और मुझे और अली को कबूल कर लेते। जब अहमद कुछ बड़ा हुआ तब मेरी जिंदगी में एक नया तूफान आ गया था। इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर करने के ख्वाब देख रही थी, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी मेरे मुताबिक चलना भूल चुकी थी और अब मुझे एक नई आजमाइश में डालने वाली थी। उस रोज मैं किचन में खाने की तैयारी में लगी हुई थी, जब मुझे खबर मिली कि अली का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और मोहल्ले के ही कुछ लोगों ने आकर मुझे बताया था कि अली को बहुत जख्मी हालत में एक अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उसकी जिंदगी खतरे में थी। ये खबर सुनकर तो मुझे कोई होश ही नहीं रहा था। मैंने नन्हे अहमद को उठाया और अली की अम्मी को हौसला देते हुए अस्पताल चल पड़ी थी। मेरा कदम कदम भारी हो रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी सारी जिंदगी मेरी हथेली से कोई खींच ले गया था। जब मैं अस्पताल पहुंची तभी लोगों ने एक बुरी खबर दी थी।
मुझे बता दिया गया था कि अली मुझे छोटे अहमद के साथ तन्हा छोड़कर चला गया था। वह अब जिंदा नहीं रहा था, क्योंकि उसकी चोटें बहुत ज्यादा थी और उसका बच पाना नामुमकिन था। ये खबर सुनते ही उसकी अम्मी को भी हार्ट अटैक हुआ था। जब मुझसे ही अली की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं हो सका था, तो वह तो फिर भी उसकी माँ थी, जिनका वह इकलौता बेटा था और उनकी सारी जिंदगी की कमाई था। वह भला इतनी बड़ी खबर को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इसलिए अली के साथ साथ वह भी इस लम्हे दुनिया से रुखसत हो गई थी। मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। मैंने तो अली को देखा भी नहीं था और उसकी अम्मी को दुनिया छोड़कर जाता देखकर मेरा दिल चाहा था कि मैं भी खुद को खत्म कर लूं, मगर मुझे नन्हे अहमद के लिए जिंदा रहना था। एक वही तो था जो मेरे पास अली की निशानी के तौर पर रह गया था। मैंने बहुत हिम्मत की थी और अली के इसी दोस्त के साथ घर वापस आ गई थी, जिसने हमें अली के एक्सीडेंट की खबर दी थी। मगर खाली घर को देखकर मैं चकरा गई थी और 4 दिन बेहोश रहने के बाद मुझे होश आया तो अली और उसकी अम्मी की आखिरी रस्मात अदा कर दी गई थी। मैं खूब चीख चीख कर रोई थी, क्योंकि मैं उन दोनों को आखिरी बार देख भी नहीं सकी थी। मेरी सारी दुनिया एक झटके में जैसे खत्म हो गई थी और मैं जो अपने बाबा का घर छोड़ते वक्त बहुत मजबूत थी, एकदम से टूट कर बिखर गई थी। तब मेरे पास उसके सिवा और कोई चारा ना था कि मैं बाबा के घर वापस चली जाती, क्योंकि मैं अकेली अहमद को नहीं संभाल सकती थी। मुझे कोई संभालने वाला होता तो मैं अहमद को संभाल पाती, मगर बाबा के घर पहुंचकर उन्होंने मेरे सामने एक नई आजमाइश रख दी थी। अगर मैं अली के बच्चे को छोड़ दूंगी तब वह मुझे अपना लेंगे। मैं भला उनकी बात कैसे मान सकती थी। अहमद तो मेरी जिंदगी था और अहमद में मेरी जान बसती थी। अपने हाथों से अपनी जान को कैसे गंवा सकती थी। मुझे लगा था कि बाबा मेरी हालत देखकर मुझ पर रहम करेंगे, मगर उन्होंने तो मुझे घर के दरवाजे से ही ना उम्मीद लौटा दिया था। मैं अपनी नन्ही जान को अपने साथ लिए वापस उसी दहलीज पर आ गई थी, जहां मैंने अली के साथ मिलकर हसीन जिंदगी के ख्वाब देखे, मगर उनकी बुनियाद मजबूत होने से पहले ही वह मुझे तन्हा छोड़ गया था। मैं उस घर में खड़ी सोचती रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अली ही था जो 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करता था। बात यह नहीं थी कि मेहनत में नहीं कर सकती थी, कर तो मैं भी सकती थी, मगर फिर अहमद को कौन देखता, उसको कौन संभालता, मैं उसको किसके पास छोड़ती, किसके हवाले करके मेहनत करती। मेरे पास कोई ऐसा रास्ता ही नहीं था जिससे मैं अहमद का फ्यूचर महफूज कर सकती। मुझे उस वक्त लगा था जैसे मैं एक जालिम माँ बनकर रह गई थी, जो अपने बच्चे को बोझ समझने लग गई थी, क्योंकि मैं मजबूर हो गई थी। मगर उससे पहले कि मैं कोई गलत फैसला लेती, मुझे अली के ही एक दोस्त ने एक बड़ी सी कॉलोनी का बताया था। मैं वहां चली जाऊं तो हो सकता था कि मुझे कोई ऐसा काम मिल जाता जिससे मेरा और अहमद का गुजारा हो जाता। मैंने अहमद को अपनी गोद में उठाया और उस कॉलोनी की तरफ चल पड़ी थी, क्योंकि मुझे अहमद के लिए जिंदा रहना था। उस मासूम का तो उन सब में कोई कसूर नहीं था जो कुछ भी हुआ था। वह एक बड़ी कॉलोनी थी जहां पर बड़े बड़े घर बने हुए थे। उन घरों को देखकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी, क्योंकि मेरा भी एक ऐसा ही घर था। मगर मैंने अपने आंसू साफ कर लिए थे, क्योंकि अब मुझे उन बड़े घरों की हसरत नहीं रही थी। वह तो बहुत पहले दम तोड़ चुकी थी। बहुत मुश्किल से मुझे उस कॉलोनी के कुछ बंगलों पर नौकरानी का काम मिला था। मेरा दिल टूट गया था। मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां थी, मैं एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी, मगर उसके बावजूद 2 वक्त की रोटी के लिए मुझे उन्हीं बंगलों पर नौकरी करना था। और यह सब सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा की वजह से हुआ था। मगर मैंने अपने बेटे के लिए वह सभी कबूल कर लिया था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। मुझे उस कॉलोनी में काम करने का ये फायदा भी हुआ था कि इस कॉलोनी में नौकरों के लिए कुछ क्वार्टर बने हुए थे, और जो नौकर दूर से आते थे वह वहीं पर रहते थे।
तब मैंने अली के घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया था और अहमद को लेकर वहां पर ही एक कमरे वाले छोटे से क्वार्टर में रहने लगी थी। मेरे लिए तो ये किसी ने महल से काम नहीं था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने बेफिक्र होकर अहमद और अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लिया था और साथ में मुझे रहने के लिए मजबूत मकान भी मिल गया था। मुझे उसी क्वार्टर में रहते हुए एक के बाद 2 साल गुजर गए थे और मैं अहमद के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी थी। मैं अली के बगैर रहना सीख रही थी, मगर एक दिन मेरी आंखों के सामने मेरा सारा माजी एक बार फिर से ताज़ा हो गया था। उस रोज एक बंगले पर दावत थी, क्योंकि उस बंगले का मालिक वापस आ रहा था और कॉलोनी के ज्यादातर नौकर वहां पर ही इकट्ठे हुए थे। मैं भी अहमद को बाकी बच्चों के साथ खेलते छोड़कर अपने काम में लग गई थी। मुझे उस कॉलोनी में 2 साल गुजर गए थे, इसलिए आसपास के सब नौकरों से मेरी सलाम दुआ हो गई थी और मैं अहमद को बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज दिया करती थी। सारे बंगलों में एक अलग ही चहलकदमी थी, क्योंकि आने वाले मालिक के इस्तकबाल की तैयारी हो रही थी। मगर जब मैंने आने वाले मलिक को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। पहली नज़र में तो मुझे लगा था कि मेरे सामने अली खड़ा था, मगर दूसरे ही लम्हे मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया था कि अली को मरे 2 साल गुजर गए थे। फिर भला ऐसा कैसे हो सकता था? मगर मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। वह बहू अली जैसा ही था, बस उसके ठाट बाट कुछ अलग थे। मैं सारा दिन डरी सहमी उस इंसान को छुप छुप कर देखते रहती थी और शायद उसको भी मेरी बेचैनी के बारे में पता चल गया था। तभी वह बाकी नौकरों से मेरे बारे में पूछता हुआ मेरे पास आ गया था और मुझसे पूछने लगा था कि क्या मेरा नाम नजमा है। उसका तो लहजा भी बिल्कुल अली जैसा था, मगर वह मेरा अली कैसे हो सकता था? अगर वह मेरा अली होता तो मुझसे कुछ नहीं पूछता, बल्कि वह तो मुझे देखकर खुशी से झूम उठता, क्योंकि वह तो मुझे दिलो जान से चाहता था। वह तो मुझे कहने लगा था कि वह अली नहीं बल्कि जैद था। तब मैंने अपने दिल में आने वाले ख्याल को ये कहकर टाल दिया था कि वह मेरा अली था ही नहीं। मगर उस सारी रात बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदलती रही और कुछ दिन बाद इस आदमी ने मुझे अपने पास बुलाया था, जिसको मैं अली समझ रही थी। उसको अपने सामने देखकर मेरा दिल फिर से मचलने लगा था कि अली की मौत की खबर तो मैंने खुद सुनी थी, तो फिर भला ये अली कैसे हो सकता था? मगर फिर मेरे ज़हन में एक ख्याल आया था, मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगी थी। मैंने अली की मौत की खबर ही सुनी थी, उसको मुर्दा हालत में देखा तो नहीं था। और तभी जैद ने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी, जिसे सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि मेरे दिल में आने वाला ख्याल बिल्कुल ठीक था। वह मुझे अपना नाम जो जैद बता रहा था, उसने मुझे बताया कि 2 साल पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था, जिसके बाद से उसके अपने माजी का कुछ हिस्सा याद नहीं रहा था। मगर जब उसको होश आया तो उसने खुद को एक बड़े अमीर आदमी के घर में देखा था। वह आदमी काफ़ी बूढ़ा था और उसने ही उसे बताया था कि उसका नाम जैद था और वह उसको अपने साथ अमेरिका लेकर गया था। क्योंकि उस आदमी की कोई औलाद नहीं थी तो उसने अली को ही अपना बेटा बना लिया था और अली उसका अमेरिका में बिजनेस संभाल रहा था और जिस कॉलोनी में वह आया था वह कॉलोनी भी इस बूढ़े आदमी की बनाई हुई थी। जब मैंने जैद की कहानी सुनी तो मैं खुशी से निहाल हो गई थी। मुझे यकीन ही नहीं आया था कि दुनिया में मोजज़े भी होते हैं। मेरा अली मुझे वापस मिल गया था। मुझे लगा था जैसे मेरी खोई हुई दुनिया मुझे वापस मिल गई थी। मैंने अली को अपनी और उसकी वो पुरानी तस्वीर दिखाई थी जिसमें हम दोनों एक साथ हैं, और फिर अहमद के बारे में भी उसे सब बताया था। मेरी सब बातें सुनकर उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी और वह मेरे सामने रोने लगा था कि उसे कुछ भी याद तो नहीं था, मगर मेरे पास मौजूद तस्वीर और अहमद को देखकर उसे यकीन हो गया था
कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। अहमद को गले लगाते मैंने महसूस किया था कि अली के चेहरे से वह अजनबियत चंद लम्हे के लिए गायब जरूर हुई थी, जो मैंने पहली नज़र में महसूस की थी। मुझसे अली कई बार कहता था कि उसको अहमद से ऐसी महक आती है जैसे वह उसके ही वजूद का एक हिस्सा हो। मैं उसकी यह बात सुनकर दिल से मुस्कुरा उठती, क्योंकि वह ठीक ही तो कहता है। आज मुझे और अली को एक साथ 2 साल गुजर गए हैं। वह मान गया है कि वही मेरा अली है, क्योंकि वह भी इस बात का इकरार करता है कि मेरे और अहमद के करीब आने पर उसका दिल भी वैसे ही बेकरार होता है जैसे कि मेरा हुआ था। मगर मुझे उस बात का अफसोस है कि मैं उसके माजी की वो यादें उसको वापस नहीं करा सकती, क्योंकि अगर उसको सब कुछ याद आ जाए तो हो सकता है कि वह अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मेरे बाबा को ठहरा दे। मुझे उनकी वजह से ही तो हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी कि नौबत यहाँ तक आ गई थी कि मैं अपनी और अहमद की जिंदगी भी खत्म करने चल पड़ी थी। मैं तो उस इंसान को दुआएं देती नहीं थकती थी, जिसने अली को अपना बेटा समझकर उसका ख्याल रखा था और अपना सारा बिजनेस उसके हवाले कर दिया। आज मैं सोचती हूँ कि अगर हालात से मजबूर होकर मैं अपनी और अहमद की जिंदगी खत्म कर लेती तो क्या होता। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने बाबा को भूल जाऊं, क्योंकि उनकी वजह से मैं अपनी जिंदगी को बहुत खतरनाक मोड़ से वापस मोड़ कर लाई हूँ।